गैस के नियम। यहाँ हमें गति सिद्धांत पढ़ना है, लेकिन उससे पहले एक आधारभूत ज्ञान के रूप में आपके पास गैस के नियमों का विचार होना चाहिए। देखिए, बॉयल का नियम P अनुपाती है 1/V के, और चार्ल्स का नियम V अनुपाती है T के। यहाँ T क्या है? संपूर्ण तापमान। अंततः इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? जब आप T शून्य को मानते हैं तो यह देता है V बराबर शून्य, और शून्य आयतन का मतलब है कोई अस्तित्व नहीं। इसका मतलब है कि 0 केल्विन पर गैसों का आयतन समाप्त हो जाएगा, वह अस्तित्व में नहीं रहेगा। इसका अर्थ है कि गैस के पारंपरिक नियम, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, प्रेशर लॉ, ये सभी पूर्ण शून्य को परिभाषित करने की स्थिति में नहीं हैं। इसके दूसरे चरण के रूप में गतिज सिद्धांत की शुरुआत की गई। गतिज सिद्धांत मूल रूप से भौतिकविदों के एक पैनल के सहयोग से प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इसका मुख्य श्रेय बर्नौली को जाता है। उन्हें गतिज सिद्धांत का जनक कहा जाता है। यह सिद्धांत कुछ उपपत्तियों का समूह है। असल में यह कोई सिद्धांत नहीं है, ये कुछ मान्यताएं थीं जिन्हें उन दिनों समझाया नहीं गया था। इन्हें उपपत्ति के रूप में माना गया और इन्हें एक साथ रखा गया। इस उपपत्तियों के समूह को ही गतिज सिद्धांत कहा गया। अणुओं को बहुत ही छोटे नगण्य आकार का माना गया, अर्थात उनका आयतन कुल आयतन की तुलना में नगण्य माना गया। सभी अणु एक जैसे माने गए, उनके आकार पर विचार नहीं किया गया, लेकिन यह माना गया कि वे सभी एक जैसे हैं। वे अलग अलग दिशाओं में अलग अलग वेगों के साथ यादृच्छिक रूप से चलते थे और औसत वेग को 0 माना गया। अणुओं के बीच कोई अंतराण्विक बल नहीं था, क्योंकि उस समय हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यह थोड़ा मजाकिया लगता है कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है तो हम कह देते हैं कि वह अस्तित्व में ही नहीं है। यही स्थिति गतिज सिद्धांत के साथ भी थी। लोगों या वैज्ञानिकों को यह नहीं पता था कि अंतराण्विक बल क्या होता है, इसलिए उन्होंने मान लिया कि अणुओं के बीच कोई अंतराण्विक बल नहीं है। अपने गति के दौरान अणु आपस में टकराते हैं और वह टक्कर प्रत्यास्थ होती है, जिसका अर्थ है कि गतिज ऊर्जा का कोई नुकसान नहीं होता। यह भी माना गया कि जब वे टकराते हैं तो एक टक्कर में लगने वाला समय दो लगातार टक्करों के बीच के समय की तुलना में बहुत कम होता है। और अंत में अणु की औसत गतिज ऊर्जा के लिए यह माना गया कि यह केवल तापमान पर निर्भर करती है, क्योंकि हमने यह माना था कि वेग केवल तापमान पर निर्भर करता है और वेग ही गतिज ऊर्जा को निर्धारित करता है। इसीलिए यह मान्यता है कि अणुओं की स्थानांतरण गतिज ऊर्जा केवल तापमान पर निर्भर करती है। और एक और बात, गतिज सिद्धांत में यह भी माना गया कि जब भी हम किसी कंटेनर में किसी भी मात्रा में गैस डालते हैं तो वह पूरे आयतन में फैल जाती है। और इसका स्पष्टीकरण यह कहकर दिया गया कि गैस अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं होता है। यह भी माना गया कि अणुओं के बीच कोई अंतराण्विक बल नहीं होता है, वे केवल अपनी वेग के कारण फैलना जानते हैं। तरल के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर आप टैंक में पानी की कुछ बूंदें डालते हैं तो वे नीचे चली जाएंगी। अगर आप बहुत कम मात्रा में गैस को बड़े कंटेनर में छोड़ते हैं तो वह पूरे कंटेनर में फैल जाएगी। इसके लिए यह स्पष्टीकरण दिया गया कि न तो कोई अंतराण्विक बल है और न ही गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव है। अब हम दाब के लिए यह संबंध गतिज सिद्धांत के आधार पर निकालने जा रहे हैं। एक सतह पर गैस को एक घन या किसी भी कंटेनर में बंद किया गया है, जहां एक दीवार पर अणु टकराते हैं और वापस लौटते हैं। देखिए, अगर वेग Vx है तो वह माइनस Vx हो जाता है। वेग में परिवर्तन माइनस Vx यानी 2Vx हो जाता है, और संवेग में परिवर्तन माइनस 2mVx होगा।
यह एक अणु के संवेग में परिवर्तन है जब वह ऊर्ध्वाधर दीवार से टकराता है। अब मान लीजिए कि कंटेनर की चौड़ाई L है, तो L एक बार टकराने के बाद वह जाएगा और वापस आएगा, कुल दूरी 2L होगी, समय लगेगा 2L/v। यही एक टक्कर में लगने वाला समय है। तो प्रति सेकंड टक्करों की संख्या इसका उल्टा होगी, यानी प्रति सेकंड टक्करों की संख्या Vx/2L होगी। आप डा निकालना चाहते हैं, कुल संवेग में प्रति सेकंड परिवर्तन। आप इन दोनों को गुणा करेंगे, आपको मिलेगा, आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो मिलेगा 2mvx को vx/2L से, यानी mvx²/L। यह प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन है। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, तो इसे Fx के रूप में लिखा जा सकता है। अब आप दबाव निकालना चाहते हैं जो क्षेत्रफल से विभाजित बल है, ये होगा mvx²/a×L, और ये कुछ नहीं बल्कि आयतन है। तो ये है mvx²/v, और ये पद स्वयं दबाव बन जाता है। आपको संबंध मिल गया, लेकिन दबाव अब भी Vx के रूप में है। Vx² v²/3 होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गैस अणुओं का वितरण समान रूप से है। उनके पास तीनों अक्षों के साथ समान रूप से गति करने की संभावना है। तो यदि आप औसत मान लें तो यह भी औसत होगा। इसे v²/3 से बदला जा सकता है। यह है amv²/3v। लेकिन देखिए, अब तक आपने केवल एक अणु को ही माना है। अगर आप n अणुओं को माने तो जाहिर है इन सब के कारण यह mnv² हो जाएगा। ये दबाव के लिए संबंध है, एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध जो गतिज सिद्धांत के आधार पर, बल्कि गतिज सिद्धांत के अनुमानों के आधार पर निकाला गया है। यह गैस के लिए दबाव है। m गुणा n गैस का कुल द्रव्यमान बन जाता है। कुल द्रव्यमान को आयतन से विभाजित करें तो यह घनत्व हो जाएगा। तो इसे 1/3 dv² के रूप में लिखा जा सकता है। यह एक और संबंध है। यह घनत्व के संदर्भ में दबाव के लिए एक और संबंध है। मैंने d के स्थान पर यह उठाया हुआ प्रतीक रो और चुना है, लेकिन यहाँ d का अर्थ घनत्व है।